ते ना जा, तनो लेने कौन आया है, अम्मा आराम से कहती। अंदर आखिर सोफे पर बैठ गईं और गर्मी की वजह से चादर उतारने लगे। मैं तो बच्चियों को ऐदी देने आई हूं, इस दफा ईद पे मुश्किल ही आना हो। वो इत्मीनान से सोफे पर नीम दराज हो गईं। पेडस्टल फैन का मुंह उसकी तरफ से मोड़कर अपनी तरफ कर लिया। उसने भी बदलिहाजी से दोबारा अपनी तरफ मोड़ा। अरे किस कदर बदलिहाज हो तुम, माँ का ख्याल नहीं कि इतनी गर्मी में रोजा रख के आई है, वो भी उसी की माँ थी। दोबारा अपनी तरफ कर लिया। हाँ तो क्यों आई है, हमेशा तो ईद के दूसरे दिन ही आती हैं। इधर, उसने बेजारी से कहा और उठकर पंखे के आगे खड़ा हो गया। जितनी गर्मी थी वो तो 1 मिनट भी पंखे के बगैर नहीं गुजार सकता था। हाँ पर इस दफा तो ईद के दूसरे दिन घर में बहुत मसरूफियत हो गई। वो थके हुए अंदाज में बोली, क्यों इस दफा ईद पर चीफ जस्टिस को घर बुलाने का इरादा है, वो भी अदील था। बेजारी से तनज़ किया, हाय क्या अच्छा हो अगर ओ साढ़े घर आए, पर मेरी ऐसी किस्मत कहाँ, इस दफा ईद के दूसरे निकाह जो है तुम्हारा, हैरत से बोली। आजकल वो चीफ जस्टिस की बड़ी फैन थी, शक्र है ठंडी आही भरी। घर न आने पर शाहरुख खान के फैन की तरह चीफ जस्टिस को बदनाम करने का कोई मंसूबा नहीं बनाया। खैर मगर वो जाने और उनके फैन। अदील तो ऐसा अछला कि वो फैन पंखा भी भूल गया, जिसे सुबह से 1 मिनट दूर होना वो गवारा नहीं कर रहा था। क्या अम्मा, आप पागल तो नहीं हो गईं? इंडियन ड्रामों की तरह झटकेदार किया बस बेहोश हो के गिरने की कमी रह गई थी। अरे आहिस्ता बोलो, मैं बहरी हूं क्या? अम्मा को नागवार गुजरा था। अब्बा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसने दोनों हाथ सर पे रखे, चल कोई नहीं, 2 दिन ही रह गए हैं, फिर आ जाएगा यकीन भी। वो इत्मीनान से बोली, अब्बा को ये करने के लिए मेरी लाश पर से गुजरना होगा। अम्मा को असर ना होते देखकर उसने संगीन धमकी दी, मगर बेसूद। चल कोई नहीं, ये भी कर लेंगे, शान आरफाना से कहा। फिर शायद कहीं से बची कच्ची ममता जागी। ना मेरे झुले पागल, मुझे नहीं पता अपने बाप का, उल्टी मत है उसकी जिस काम से मना किया, वो उसने फर्ज कर लेना है, पर तो नहीं समझेगा। अम्मा ने आखिर में उसकी नासमझी को कोसा, तो उसका दिल चाहा कि वो अम्मा की नासमझी को कोसे, होगा तो वही जो मैं चाहूंगा। उसने दिल में सोचा, मैं तो कहती हूं पता चल घर जो होना था ओते हो ही गया, की जरूरत है दर बदर फिरने दी। अम्मा ने आखिर में राजदारी से मशवरा दिया, नहीं मैं भी देखना कि कैसे मेरे बगैर निकाह पढ़ाते हैं। वो अज़्म से बोलते हुए वो अभी कुछ देर पहले का अपना वापसी का इरादा भूल गया। ते ओ कौन सा बड़ी गल बात है, इन्होंने खुद ही तुम्हारी तरफ से वली वकील बिन के कायबाना निकाह पढ़ा देना। इन्होंने पता नहीं किसकी हमदर्दी में कहा था। यकीनन अम्मा ने इब्न अलूकत बल्कि बिन्त अलूकत का मुजाहिरा करके अब्बा के साथ अंदरून खाना इत्तिहाद कर लिया था। मैं तो कहती हूँ ऐसे मशकूक निकाह से बेहतर तो चल के खुद ही कबूल है कह दे जाकर। अम्मा ने उसकी तरफ आगे झुककर खालिस भाई लोगों के अंदाज में आंख दबाकर मशवरा दिया, तौबा करें। अम्मा कैसे भाई लोगों की तरह आंखें मार रही हैं, वो भी इस उम्र में। वो कहे बगैर ना रह सका, नूए। मगर अम्मा ने तजाहल आरफाना से काम लेते हुए 9 वरी का गस्तुआ दिया। मुआमलात तो तवक्को से ज्यादा तेजी से गंभीर होते जा रहे थे। इसने जहन का घोड़ा तेजी से दौड़ा, आखिर उसने मुआमला अपने हाथ में ही रखना था, तो उसके लिए सोचना तो जरूरी था। इसने कानी आंख से अम्मा की तरफ देखा। अम्मा की वफादारियों पे अब भरोसा नहीं किया जा सकता था। वो मुखालिफ पार्टी के आगे बक गई थी शायद, और इसके लिए अब सबसे बड़ी अपोजिशन अब्बा थे। तहरीक इंसाफ से भी बड़ी क्या आप के साथ चला जाता। वैसे भी अगर ना जाता तो भी 2 दिन बाद भी खुद ही जाना था, लेने तो किसी ने नहीं आना था। फिर क्या सोचा है तुमने? अम्मा ने काफी देर के बाद उसे सोच में गिरक देखकर सरसरी से अंदाज में पूछा। हालात को देखकर फैसला किया है, घर से बाहर रहना अक्लमंदी का तकाजा नहीं है।
बल्कि अब्बा के सामने जाकर मुकाबला करना चाहिए। क्या पता अब्बा इरादा बदल ही दें, इसलिए वहां होना जरूरी है। वो ऐसे पर सोच अंदाज में बोला जैसे पाकिस्तान की बिगड़ी हुई खारिजा पॉलिसी का बोझ इसके नातवा कंधों पर रख दिया गया हो, इसलिए अब अदील सर पर कफन बांध के मुगल आजम की सल्तनत में जाएगा और इंशाअल्लाह फतह हासिल करेगा। सुल्तान राही की रूह ने अंगड़ाई ली और उसने दाएं हाथ से सीना बजाकर ऐलान किया, सामान तो बहुत कोई नहीं। अम्मा ने मामी से इजाजत ली और जाहिर है इन्होंने निहायत खुशी से इजाजत दी कि पिछले 2 दिनों से उसने इनके मौला जट और नूरी नत का जीना हराम कर रखा था। अब वो बगैर लाइट्स और कैमरे के एक्शन रिकॉर्ड कराने में आज़ाद थे। घर आकर सबसे पहले तो सब बहन भाई दबा दिया है। जसका सरासर मतलब इसका मजाक अराना था, मगर कोई बोला कुछ नहीं कि इसके राही रूप से सब डरते थे, मगर बुरा हो किस्मत का। अब्बा सामने ही मरकजी हाल कमरे में बड़े से पिलिंगा पर हुक्का सामने रख के इसका हसरत से दीदार कर रहे थे। वो हर हफ्ते में 1 रोज़ा महज हुक्का पीने के लिए छोड़ देते। इस दिन वो सारा दिन हुक्का पीते। इस बारे में वो हर यकीन थे कि अल्लाह इन्हें इस बात का बुरा मनाए बगैर मुआफ कर देंगे, और वो दिन कल गुजर चुका था। खैर ये इनका ज़ाती मुआमला था। इसे देखकर रुखे रोशन इसकी तरफ किया और मुस्कुराए ऐसे कि क्या अंजुमन तेरे बाजरे दी राखी वाली वीडियो में मुस्कुराई होगी। खैर उसने कोशिश की कि उनसे टकराव हुए बगैर वो कमरे में चला जाए, मगर वो अब्बा थे, क्यों छोड़ते सुनहरी मौका, जल्दी पुधारे हैं आप। बेड़ा ग्रेक हो उन इंडियन ड्रामों का, हमारी बूढ़ी जनरेशन को खराब कर दिया। अब्बा इंडियन ड्रामों के भी शौकीन थे। अम्मा ने मन्नतें की थी मेरी माँ का ख्याल ना होता तो आप मरते दम तक मेरी शक्ल को तरसते। माँ की अजमत का सलाम, अल्लाह मुझे लंबी उम्र दे, तुम्हारी शक्ल देखने के लिए तरसने का बुरा वक्त न आए। चलो अच्छा किया 2 दिन निकाल आए, ये भी बड़ी बात है। इसकी बात पर लानत भेजकर अपने लिए दुआ गो होने के बाद अब्बा ने बारीकी पर जोर देकर उसे गीला जूता मारा, कर लो तैयारी। माँ ने बताया होगा तुम्हें। इन्होंने बीवी की तरफ देखा तो इन्होंने मुस्बत इशारा किया। अदील को तो पहले ही शक था अम्मा की वफादारियों पर। हाँ, और मैंने बता दिया है। आप बाप हैं तो बाप बने, जालिम जागीरदार नहीं, और ना ही मुझ पर सदा का पालने वाला एहसान जताना। पाला है तो कोई एहसान नहीं किया, जो पैदा करते वो पालते भी हैं। तीनजियोन नोट की अमली तफसीर उसने बदतमीजी से कहा। मगर अब्बा बने रहे, मैंने बता दिया है अम्मा को कि मैंने निकाह नहीं करना, चाहे जो भी हो जाए। गरज कर कहा। अब्बा बोले कुछ नहीं, मगर अंदाज ऐसे था, देखते हैं बरखुरदार। इनके अंदाज पे उसने धमकी बढ़ाई, और अगर जबरदस्ती निकाह पढ़ा भी दिया तो मैंने भाग जाना है यहां से, फिर देते रहिएगा बहन को जवाब। उसने ऐसे कहा गोया वो 21वीं सदी की हीर था, जिसका हालते बेहोशी में जबरदस्ती निकाह हो जाता। अब्बा ने जवाब देना गैर जरूरी ख्याल करके इसे हाथ के इशारे से दफा दूर कहा। फिर अगले 2 दिन और हत्ता के ईद वाले दिन भी इसके एहतजाज के बादल गरज चमक के साथ बरसते रहे, मगर अब्बा अपने नाम और मकाम के एक ही रहे। फिर आखिरकार वक्ते शहादत भी आ गया, मगर इस मर्दे मुजाहिद ने सुबह तक वावेला जारी रखा। मगर अम्मा की हैरत की इंतहा ही थी जब इन्होंने उसे खुद से ही नया नकूर जोड़ा पहनकर तैयार होते देखा है। वे अदील तो ते कह रहा सी कि तू ए कपड़े नहीं पाने। अम्मा ने कमर पर हाथ टिका कर कहा, ते हून पुराने कपड़े पाके जाऊं। वो गुस्से में ऐसे छूट के बोला, ए ना मेरा पत्तर, तो यही कपड़े पाले। मैं ते इसलिए कह रही हूं कि सुबह तक तो फोड़ी डाल के बैठा हवा था कि तुझ पे जुल्म कर रहा है तेरा बाप, और अभी तो तैयार शियार हो रहा है। वो भी कहाँ बख्शने वाली थी, कमरे से जा रहा है। वो भी की थी कमरे से जाकर वापस आए। अल्लाह खैर, अदील ने दिल में कहा, ना तुम मुझे ये दसो, पत्थर के तो पिछले मोहल्ले में की लेने गया था। वो लगता है शौकत कमीने ने अम्मा को बता दिया था। अम्मा मैं क्यों जाना पिछले मोहल्ले? वो ऐसे हैरान हुआ जैसे मुकम्मल ला इल्म हो। इस तरह तो ख्वाजा आसिफ अपने कामे का सुन के हैरान होता तो नैब ने यकीन करके अनुसटिगेशन रोक देनी थी।
نہ تو نہیں گیا کیا؟ اماں کو یقین نہیں تھا۔ میں کیوں جانا جی اماں؟ وہ اپنے موقف پر قائم تھا۔ اچھا پھر او شو کا جھوٹ بول رہا سی، وہ خود کلامی کرتی باہر چلی گئیں۔ اس شوقے کو تو میں دیکھ لوں گا۔ عدیل نے انتقامی جذبات کے تحت سوچا۔ خیر اللہ اللہ کر کے وہ لوگ وہاں پہنچے تو نکاح کی کاروائی ہوئی۔ عقیل اور سبیل حیران تھے کہ وہ جو پچھلے 5 دن سے احتجاج بغیر لائٹس اور کیمرے کے ایکشن دکھا رہا تھا، ابھی ہاں کے نام پر بغیر خوشی خوشی نکاح پڑھ رہا تھا۔ حیرت تو اس وقت پورے خاندان کو ہوئی جب کھانے کے بعد سجی سنوری عالیہ بھی ان کے ساتھ روانہ ہوئی۔ ان سب کے ساتھ ساتھ اماں کا بھی منہ کھلا رہ گیا، وہ بھی بے خبر رکھی گئی تھی۔ ارے بھائی صاحب نے کہا، گھر کے بچے ہوں، جہیز وہیز کے چکروں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ویسے بھی عدیل کا دبئی کا ویزا نکلنے والا ہے تو اس سے پہلے یہ بھگت جائے۔ ہے کون سا ویزا؟ ابھی تو صرف اس نے پاسپورٹ بنوایا تھا، ویزا تو ابھی جمع بھی نہیں کرایا تھا۔ سب نے حیرت سے سوچا، چلو بھائی باقی باتیں گھر جا کے کر لیں گے، ابھی میرے بیٹے نے بھاگنا بھی ہے، ابا نے طنز کیا۔ باقی تو کسی کو کیا سمجھ آتی، مگر عدیل سمجھ گیا تھا کہ یہ اقدام اسے بھاگنے نہ دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ گھر آ کر اماں تو ابا پہ سخت غصہ تھیں کہ انہوں نے اعتماد میں نہ لیا، مگر عدیل سب کے روکنے اور مذاق کرنے کے باوجود فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے چھوٹے سے سنگل بیڈ پہ وہ سمٹی سمٹائی سی بیٹھی تھی۔ اس کے دروازہ کھولنے اور بند کرنے پر مزید الرٹ ہو گئی۔ سب سے پہلے اس نے کچھ دیر پہلے اماں کے منت ترلے کر کے لی ہوئی انگوٹھی اسے پہنائی اور پھر گھونگھٹ الٹ دیا۔ شرمیلی سی ہنسی اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ عدیل سرشار ہو گیا، لو بھائی پھر مانتی ہو نا؟ چودھری عدیل کو اس کا انگوٹھی والا ہاتھ پکڑ کر اس نے دبایا، کہا تھا تم سے شادی تو دور کی بات میں نے انگوٹھی بھی نہیں پہنانے دینی اس چھچھوندر کو۔ وہ فخری اکڑ کر بولا۔ تو وہ پھر ہنسی، اتنی جلدی کیسے کر لیا آپ نے یہ سب؟ شرمیلے انداز میں پوچھا تو اس نے اول تا آخر ساری کہانی سنا دی۔ ڈر نہ لگا آپ کو اتنے ڈرامے کرتے ہوئے؟ وہ حیران تھی۔ عدیل نے بھرپور قہقہا لگایا، ارے جب عشق کیا تو ڈرنا کیا؟ ویسے کل اماں نے مجھے ڈرا دیا تھا جب انہوں نے مجھے کہا کہ تو پچھلے محلے کیا لینے جاتا تھا۔ میں نے سوچی پکے گئے پر بچت ہو گئی۔ وہ شکر کر رہا تھا، ساتھ ہی شوکت زنانہ عادات والے سے بدلہ لینے کا عزم بھی دہرایا، اور عالیہ جو اسے کسی کام کا نہ ہونے کا طنا دیتی رہتی تھی، اب اس کے سامنے بیٹھی مسلسل شرمائے جا رہی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ چاہے وہ جتنا بھی پاگل تھا، اتنا نہیں تھا کہ اپنے ابا کا مزاج بھی نہ سمجھ پاتا۔ میں اے شادی نہیں کرنی تے نہیں کرنی۔ عالیہ کے سامنے بیٹھے اسے ابا کے سامنے بولا گیا، اپنا ڈائیلاگ یاد آیا تو اس کا قہقہا نکل گیا۔ کیسے اس نے ابا کو مجبور کیا تھا، حالات ایسے بنائے کہ ابا کو لگا جو وہ کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اور ویسے تو پھپو بھی لاکھ برائیاں نکالتے اس میں، مگر اس کے انکار کے ڈرامے میں آ کر جو مل رہا ہے غنیمت جانو کے مطابق ہاں کر بیٹھے، ورنہ ابا کو تو شاید وہ اس سب کے بغیر بھی مینا لیتا، مگر پھپو اسے نکما، فارغ اور پتہ نہیں کیا کہہ کر ریجیکٹ کرتی۔ شاباشہ عدیل، تم بھی بڑے سکیمر ہو گئے ہو۔ اس نے خود کو شاباشہ دی۔ آج وہ دونوں بہت خوش تھے، انہوں نے اللہ کے کرم سے ناممکن کو ممکن بنا لیا تھا۔ کیا تھا جو تھوڑا ڈرامہ کرنا پڑا تھا، پر اس میں کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا تھا، نہ ختم شد کیا۔